सुधा ने फोन उठाकर हेलो कहा तो विक्रम सीधे ही बोल उठा, प्रीति कहाँ है सुधा? कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं है? सुधा अचानक ही ऐसे सवाल से घबरा गई। उसने सोचा ही नहीं था कि विक्रम उस तक पहुंच जाएगा। उसने कहा, देखो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे पता होता तो मैं बताती कि प्रीति कहाँ है। मैं तो बस उसकी मदद कर रही थी। वो उसी ने फोन किया था तो मैं नहीं जा पाई, इसलिए समीर को भेज दिया। सब कुछ अब उलझता ही जा रहा था। सुधा भी अब इन सब में शामिल सी नजर नहीं आ रही थी। विक्रम ने परेशान होकर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम गई कहां? और कौन है वो जो नहीं चाहता कि तुम ठीक रहो? कोई तो है जो हमारे बीच होकर भी छुपा हुआ है। तुम इसी होटल में ही हो। हर कमरे में ढूंढवाऊंगा मैं। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा करके अपने पास बुलाया और सारे रूम की इंफॉर्मेशन लाने कहा। उसने सीसीटीवी फुटेज अपने मोबाइल में ली। उसने फिर उसे देखना चालू किया। तभी उसके पास तेज का फोन आया। तेज ने उससे कुछ बात की। फिर विक्रम ने वो वीडियो तेज को भी दे दिया। घर में तेज और तनु दोनों ही उस वीडियो को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, जिस तरफ प्रीति गई थी उधर के सीसीटीवी कैमरे खराब थे तो पता नहीं चल पाया। तेज ने तनु को एक जगह पॉइंट करके दिखाते हुए कहा, यहाँ के बाद से कैमरा या तो खराब है या फिर जानबूझकर खराब किए गए हैं। तनु ने कहा तो तेज उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। तनु ने फिर कहा, वहां ध्यान से देखिए, शायद वहां से कहीं जाने का रास्ता हो और वो जो भी कोई है वो वहां से ही प्रीति को ले गया होगा, क्योंकि खुफिया रास्ते के बगैर ऐसी जगह से प्रीति को ले जाना थोड़ा मुश्किल है। वहां और कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। हमने अभी तक की पूरी रिकॉर्डिंग देख ली है। कुछ ऐसा नहीं दिखा जिस पर शक किया जा सके। प्रीति वहां से वापस आती दिखी ही नहीं। तेज ने मुस्कुराकर तनु से कहा, मुझे पता नहीं था तुम भी डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाती हो। दोनों मुस्कुरा दिए, पर तेज ने जल्दी ही विक्रम को फोन लगाकर वहां के मैनेजर से खुफिया रास्ते या कोई और दरवाजे के बारे में पूछना चाहा। विक्रम ने हाँ कहा और खुद ही मैनेजर को कॉल करके अपने पास आने कहा। पिछले 1 घंटे से मैनेजर और होटल के मालिक बड़ी ही परेशानी में थे। पूरे होटल को विक्रम के आदमियों ने घेर रखा था और उनकी परमिशन के बगैर अब तो कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मैनेजर डरते हुए विक्रम के सामने आकर बोला, सर मैं नहीं जानता प्रीति मैडम कहाँ है। सच कहता हूँ, आज तक हमारे होटल में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। विक्रम ने उसे चुप कराते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ उस तरफ कोई खुफिया दरवाजा है क्या जिससे कहीं और निकल सकते हैं? विक्रम ने उसी तरफ इशारा किया जिस तरफ प्रीति गई थी और वापस नहीं आई थी। मैनेजर ने उस तरफ देखते हुए कहा, उस तरफ? हाँ सर, वहां दरवाजा तो है और वो बेसमेंट की तरफ जाता है, पर उसका कोड तो मुझे और बॉस के अलावा और किसी को नहीं पता, तो कोई उसका यूज भी नहीं कर सकता है। इसीलिए उससे प्रीति मैडम को ले जाना पॉसिबल नहीं है। विक्रम ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? प्रीति वही है? चलो दरवाजे का कोड खोलो। उसने फौरन अपने आदमियों को आने कहा। वो उठ ही रहा था कि उसका ध्यान समीर पर गया, जो जाने कब से उनकी बातें सुन रहा था। उसने एक नजर समीर पर डाली, पर उसे इग्नोर करके जाने लगा तो समीर भी उसके पीछे हो लिया। अब विक्रम और समीर सारे आदमियों के साथ उसी तरफ चले गए। मैनेजर भी वहां आया। उसे कोड प्रेस किया तो वहां एक खुफिया दरवाजा खुला। सभी उस बेसमेंट में नीचे आए, पर वो खाली था। वहां कोई नहीं था तो मैनेजर बोल पड़ा, मैं कहता था ना, यहाँ कोई नहीं जा सकता। देखिए, कोई भी नहीं है। समीर भी हताश नजरों से यहाँ वहां देख रहा था। फिर सभी वापस जाने लगे तो विक्रम ने कहा, यहाँ से और कोई दरवाजा नहीं है बाहर जाने का? कुछ तो है यहाँ। मैनेजर ने कहा, सर मुझे इस बारे में तो नहीं पता। सभी वहां के खुफिया दरवाजे की खोज में लग गए। जल्दी ही उन्हें दरवाजा दिख गया, पर उसमें भी कोई कोड था। मैनेजर ने कई बार कोशिश की, तब जाकर वो दरवाजा खुला। सभी हैरान थे क्योंकि वो दरवाजा भी पार्किंग में खुलता था। विक्रम ने एक नजर समीर पर डाली, जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने फिर मैनेजर से पूछा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? मैनेजर ने कहा, हाँ। विक्रम बगैर समय गवाए वहां से कंट्रोल रूम की तरफ गया। वहां उसने पार्किंग की फुटेज चेक की तो देखा 2 लोग प्रीति को लेकर एक ब्लैक ऑडी में डाल रहे हैं। उसने अपने आदमियों से फौरन उस गाड़ी का पता लगाने को कहा और तेज को भी इन्फॉर्म किया। तेज भी अपने स्तर पर उस गाड़ी का पता लगाने में लग गया। जल्दी उन्हें पता चल गया था
कि वो प्रीति को पुरानी हवेली के रास्ते पर ले गए हैं। सुधा वहां से गुजर रही थी और उसने तनु और तेज को जब ये कहते सुना कि प्रीति का पता चल गया है तो वो गुस्से से भर उठी। उसने मन में कहा, इस बार वो प्रीति मेरे हाथ से नहीं बच सकती और ये तेज और तनु, इन्हें भी अब मरना ही होगा। अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा कोई नहीं बचेगा। उसने जल्दी ही रवि को फोन लगाया। रवि उस समय प्रीति के ही पास था। उसने फोन में देखा तो सुधा का कॉल था। उसने फोन उठाकर सीधे कहा, आप चिंता ना करें, इस बार ये परी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अभी तक बेहोश ही है, नहीं तो कब की ऊपर पहुंच चुकी होती। सुधा ने लगभग हल्के से चीख कर कहा, अरे खत्म कर दो उस बेचैनी को जो नहीं चाहिए। विक्रम ने उसका पता लगा लिया है, वो किसी भी समय वहां पहुंच सकता है। रवि ने अपनी ललचाई नजरों से प्रीति को देखा। उसकी इच्छा तो पहले भी अधूरी रह गई थी, इस बार वो उसे पूरी करना चाहता था। उसने बेहोश प्रीति को अपनी बाहों में उठाकर अपने साथ आए आदमी से कहा, इसका पता लगा लिया है उन्होंने, तो जल्दी ही गोदाम में चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। इसे एक इंजेक्शन और लगा देंगे ताकि ये आवाज ना करे। यदि इसने आवाज की तो हमारा खेल बिगड़ सकता है। साथ चलते हुए उसके आदमी ने भी हामी भरी और वहां से चले गए। रवि प्रीति को थामे तेजी से दूसरी ओर जा रहा था। तभी प्रीति का एक हाथ दरवाजे से टकराया। उसके हाथों से चूड़ी टूटकर बिखर गई। चुभन तो हुई होगी, पर प्रीति बेहोश थी तो उसे कुछ पता नहीं चला। रवि प्रीति को हड़बड़ी में लेकर जा रहा था तो इस ओर उसका ध्यान ही नहीं गया कि प्रीति के हाथों से टपकते हुए खून ने उस तक पहुंचने का रास्ता दे दिया था। विक्रम ने अपने आदमियों से पुरानी हवेली को घेरने को कहा। वहां से प्रीति को लाने कह दिया। उनके साथ विक्रम भी अपनी कार में चल पड़ा। समीर तो पुरानी हवेली का नाम सुनकर ही वहां से चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब दोनों में एक होड़ लग रही हो। पुरानी हवेली में पहुंचते ही सबने वहां चार्जिंग चालू कर दी, पर सभी जगह ढूंढने पर भी प्रीति का कोई पता नहीं चला। समीर बेसब्री से हर जगह उसे ढूंढ रहा था। उसकी बेसब्री कहीं ना कहीं विक्रम को चुभ रही थी। अब ऐसा लगने लगा था कि दोनों प्रीति को ढूंढ कम रहे थे, एक दूसरे से कंपटीशन ज्यादा कर रहे थे। तभी तेज का विक्रम के पास फोन आया। उसने विक्रम से कहा, विक्रम कुछ पता चला प्रीति का? विक्रम ने जैसे ही कुछ कहना चाहा तभी वहां उसका आदमी हांफते हुए आया और बोला, सर वो वहां पीछे पहाड़ी के पास गाड़ी के निशान दिख रहे हैं, शायद वहां से मैडम को ले जाया गया है। समीर ने सुना तो वो उसी तरफ दौड़ गया। तेज फोन पर ही था तो विक्रम ने उससे कहा, तेज अभी तक तो प्रीति का कुछ पता नहीं चला, पर मैं देखता हूँ, तुम्हें फिर फोन करता हूँ। उधर तेज ने कमिश्नर को फोन करके पुरानी हवेली पहुंचने बोल दिया था। विक्रम ने फोन रखा। वो हवेली के पीछे की पहाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि वहां उसे कुछ टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े दिखे। विक्रम ने उसे उठाए। उसके दिल में तेज पीड़ा होने लगी क्योंकि वो समझ गया था ये प्रीति की ही चूड़ियों के टुकड़े हैं। अब प्रीति ठीक नहीं है, उसे समझ आ गया था। वो फिर उठकर आगे बढ़ने को हुआ, पर खून की बूंदें भी दिखी जो पीछे की ओर जाकर अंदर किसी कमरे की तरफ जा रही थी। विक्रम ने एक बार पहाड़ी की ओर देखा, पर वो उस ओर ना बढ़कर अंदर कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा वहां भी कोई नहीं है। उसका दिमाग ही घूम गया। आखिर प्रीति चली कहाँ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था। सभी बाहर भी ढूंढ चुके थे और विक्रम के आदमी अलग अलग दिशाओं में प्रीति को ढूंढने जा चुके थे। उधर समीर भी विक्रम के आसपास ही था। उसने भी वहां खून की बूंदें देखी तो विक्रम से बोला, हो ना हो प्रीति यहीं कहीं है। हमने हर कहीं देखा पर कोई तो जगह नहीं मिली। विक्रम ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ मैं भी तो उसे ही ढूंढ रहा था, और वैसे भी तुम्हारी तो शिमला की फ्लाइट थी ना। क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढ लूंगा उसे। समीर ने मुस्कुराकर कहा, अब बड़ी चिंता हो रही है, तब कहाँ था जब वो रो रही थी। विक्रम ने फिर कहा, मुझे चिंता है उसकी, पर वो खुद ही बेवजह की परेशान हो रही थी और मुझे बगैर बताई ही चली गई। दोनों लड़ ही रहे थे कि उनके कानों में हल्की चीख सुनाई दी। वो पास के ही किसी रूम से आ रही थी, पर उसने हवेली की खासियत के कारण आवाज गूंज रही थी। उधर प्रीति को होश आ गया था। वो लड़खड़ाते हुए खड़े हुई। रवि और उसके साथ के आदमी दरवाजे से टेक लगाए विक्रम के जाने का रास्ता देख रहे थे। उसे भी समझ आ गया था विक्रम उसे ढूंढता हुआ वहां आ चुका है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर विक्रम को आवाज दी, पर इंजेक्शन के नशे के कारण वो ज्यादा जोर से नहीं चीख पाई। उसके चीखते ही रवि और उसके साथ का आदमी पीछे पलटे। उन्हें प्रीति खड़ी दिखाई दी।
दोनों ही तेजी से प्रीति के पास आने लगे तो प्रीति थोड़ी और पीछे सरकने लगी और लड़खड़ाकर गिर गई। रवि उसके पास आकर धीरे से बोला, तो जाग ही गई, पर थोड़ी रुको, अभी चीखना नहीं है। प्रीति इस बार पूरा जोर लगाकर चीखी, विक्रम! रवि के साथ का आदमी जिसका नाम मदन था वो गुस्से में प्रीति का मुंह पकड़कर बोला, इसका मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पता है इसकी वजह से पिछली बार बहुत पीटा था। प्रीति गुस्से में छटपटाने लगी और अपने पैर पटकने लगी तो रवि अपने पैर को उसके पैर पर रखते हुए बोला, बहुत मचल रही है मछली। वो अपने पैरों से उसके पैर को कुचलता ही जा रहा था। दर्द के कारण प्रीति के आंसू निकलने लगे। उसकी पायल उसके पैरों को छलनी करने लगी। उसका पैर पटकना बंद हुआ तो रवि कुटिलता से मुस्कुराकर उसका हाथ मरोड़कर उसे उठाते हुए बोला, कहा था ना चुप रहना है, पर नहीं, तुझे तो समझ ही नहीं आता। इस बार उसने एक हाथ से उसके मुंह को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके हाथों को मोड़कर पकड़ा। मदन ने भी झट से अपने पहने हुए गमछे से उसके हाथ बांधे और रवि उसका मुंह पकड़ता ही रहा। गमछा बांधते बांधते मदन ने प्रीति की पूरी चूड़ियां ही उसके हाथों में तोड़ दी थी, जिससे टुकड़े उसके हाथों में जा धसे थे। रवि ने मदन से कहा, अबे जल्दी कर, कहीं यहाँ कोई आ ना जाए, इससे जल्दी वो इंजेक्शन दे ताकि इसका मुंह बंद हो, और उसके बाद तो इसे याद ही नहीं रहेगा और ये खुद ही हमारी बाहों में आ गिरेगी। रवि प्रीति का मुंह पकड़ा हुआ था और मदन इंजेक्शन लेकर प्रीति को लगाने की कोशिश करने लगा। जब प्रीति इंजेक्शन लगाने ही नहीं दे रही थी तो रवि ने उसे दीवार पर धक्का दे दिया, जिससे प्रीति के सर से खून ही निकल आया था। अब वो फिर से उसका मुंह पकड़कर मदन को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलने लगा। उधर सब फिर प्रीति को ढूंढने में लग गए। तभी वहां खड़ी एक मूर्ति पर हाथ रखकर समीर खड़ा हुआ तो वहां की दीवार अचानक ही हट गई और उसके पीछे रवि प्रीति के मुंह को पकड़े दिखाई दे रहा था। उसके साथ का आदमी प्रीति को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था और प्रीति के हाथ पटकने के कारण वो लगा नहीं पा रहा था। मदन इंजेक्शन लगाता तभी गोदाम का गेट खुल गया। रवि और मदन ने तो सोचा ही नहीं था कि विक्रम वहां तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज तक उनके इस अड्डे का पता तो किसी को भी नहीं चल पाया है। विक्रम की नजर प्रीति पर पड़ी और वो तेजी से उस ओर लपका। उसने रवि को धक्का दिया और विक्रम के आदमी रवि और मदन की धुलाई में लग गए। विक्रम ने प्रीति के हाथ खोले और अपने रुमाल से उसके माथे पर लगे खून को पोंछा। प्रीति पर बेहोशी छा रही थी, पर सुकून था विक्रम के आने का। दर्द तो जैसे अब उसे कम होता सा महसूस होने लगा था। तभी उसकी नजर साथ आए समीर पर पड़ी, जो बेबसी से उसकी ओर ही ताके जा रहा था। प्रीति ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जैसे विक्रम ने कुछ और ही समझ लिया।